हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में सभी का स्वागत है और हम लोग बहुत प्यारी प्यारी सी बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की बात करते हैं तो सभी लोगों को पता है कि भैया कि हमारी जो बायोलॉजी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बायोलॉजी जो हमारे पास है ना, देखते रहना सब लोग, नोट्स बनाते रहना। वनडे एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी यहीं से। ठीक है, और जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है, बीएससी हो, इंटर हो, तो वो लोग जरूर भैया लिख लेना इन लोगों इन चीज़ों को। और फिर जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे हम लोग और डीप में चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं। सभी लोगों को पता है दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका कौन सा, जूलॉजी, और एक आपका कौन सा है, बॉटनी। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, एक बॉटनी है और एक आपका कौन सा है, जूलॉजी है। ठीक, तो फादर ऑफ जूलॉजी आप लोगों को सबको पता है मुन्ना कि कौन से हैं भैया, अरस्तु है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं अरस्तु है। अरस्तु कौन है, जंतु विज्ञान के जनक। ऑफ बॉटनी के जो फादर है यानी बॉटनी के जो जनक है वो कौन से हैं, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में लिखे दे रहे हैं मुन्ना, थियोफ्रेस्टस। ये है वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। और जूलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है। ये दोनों क्या है, बायोलॉजी के अंदर ही आते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं। और बायोलॉजी के जो जनक है वो भी आपके कौन से हैं, अरस्तु ही है। अगर कॉमन सा पूछता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है तो अरस्तु है। और बायोलॉजी में दो है, एक जूलॉजी है एक बॉटनी है। अगर जूलॉजी के पूछता है फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो वो अरस्तु है। बॉटनी के कौन है, थियोफ्रेस्टस है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी को ना, तो बायोलॉजी बनी कैसे। तो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना वो सेल होती है। तो कौन सी होती है, सेल। खूब बचपन में सुना था हमने, किसका, रॉबर्ट हुक का नाम सुना था। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो ना, वो क्या होती है, वो सेल होती है। सेल की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, सेल पे डिस्कस करने वाले हैं, सेल क्या हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं आपके, ये प्लांट्स लिखा हुआ है ना, और ये एनिमल लिखा हुआ है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एनिमल में जैसे हम लोग बात करें या प्लांट्स में जितने भी होते हैं आपके, ठीक है ना, वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, क्योंकि प्लांट्स या एनिमल की हम बात करते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, एक कोश की हो सकते हैं, बहुकोश की हो सकते हैं। अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर सेल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल। देखो, अरिस्टोटल प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। जो अरिस्टोटल आपके थे उन्होंने सेल के कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने सेल के कॉन्सेप्ट को दिया था, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। और लेकिन बट रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल। सेल का जो टर्म था, सेल शब्द किसने दिया, वो किसने दिया था, आपके रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं पता है, तो उन लोगों ने खोज किसी और ने की और नाम किसी और ने दिया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, सेल जो है ना वो क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी होती है, वो चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शन जो होंगे ना वो इसी सेल के अंदर होंगे। ये क्या होंगे, फंक्शन जो होंगे ना वो इसी सेल के अंदर होंगे। वो सेल कैसी भी हो, जैसे हम यहाँ पर एक छोटी सी सेल बना रहे हैं मुन्ना, देख लो। ठीक है, बनाते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि आप लोग बनने वाले हो क्या, होशियार। ठीक, ये हमने एक सेल बना दी, एक कोशिका बना दी हमने। ठीक है, इस कोशिका के अंदर हम देखते हैं तो ये क्या है, हमारे पास एक केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है मुन्ना। इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, याद रखना इस बात को। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत कंफ्यूजन कभी कभी होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इस सेल के अंदर जो पूरा यहाँ पर भरा हुआ है ना, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, ये देखिए, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ठीक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इनको
एक साथ कलेक्टिवली गार्ड बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इनको, हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इतना याद रखना आप लोग, ये एक सेल बनी हुई है और सारे फंक्शन जो होंगे ना, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी जिन्हें हम लोग हिंदी में उपापचयी अभिक्रियाएं बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो सारी आपकी जो जैविक अभिक्रियाएं होंगी वो इसी सेल के अंदर होती है और यहीं से कुछ ग्रोथ या स्टार्ट होती है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी बॉडी की, वो चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो। ठीक है ना मुन्ना? इधर देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल के टाइप्स की बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल हो सकती है या प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है मुन्ना? यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, यू वर्ड कहीं पर लगा होता तो यू ट्रू को ही प्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है ट्रू सेल। यह एक ट्रू सेल बोली जाती है, TRUECEL, ट्रू सेल होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये देखो न्यूक्लियस हमने बनाया था, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि वेल डेवलप न्यूक्लियस। क्या लिख देते हैं हम लोग? जगह हमारे पास थोड़ी कम है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है हमारे पास, इसको नोट कर लेना, इसको मिटाया दे रहे मुन्ना थोड़ा सा, ठीक है? ये देखिए, तो हमारे पास न्यूक्लियस कैसा है? ये न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप है, कौन सी सेल का? यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है ना? जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं और सब अच्छे से वर्क करते हैं, इसीलिए ये यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये हायर प्लांट्स में पाई जाती है, हायर एनिमल्स में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल, HIGHER, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक्चुअली में क्या होती है? इसको हम यहाँ से मिटा करके यहाँ लिखे दे रहे हैं, जैसे हमको जगह मिल जाए लिखने के लिए मुन्ना। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ये कैसी होती है? वेल डेवलप नहीं होती है, समझ गए ना? पूर्ण विकसित सेल नहीं होती है। ठीक है ना? ये पार्शियली डेवलप होती है। इसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो पूर्ण डेवलप नहीं होता, इसका न्यूक्लियस क्या था? वेल डेवलप था, समझ गए ना? तो ये क्या कर देंगे हम लोग? इसको लिख देंगे इनकम्प्लीट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना मुन्ना? अब देखो, न्यूक्लियस किसी बॉडी के किसी सेल के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर DNA RNA पाए जाते हैं जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी सेल को अगर डिवाइड होना ना तो उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना मांगता है सबसे पहले इसका क्या डिवाइड होना मांगता है? न्यूक्लियस डिवाइड होना मांगता है। उसमें पाया जाता है DNA और RNA, और DNA RNA जो होता है ना वो डिवाइड करता है। DNA RNA में चेंज होता है। अभी सारी चार चीजें हम लोग कर रहे हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही होती है। स्टडी ऑफ सेल, सेल के जो अध्ययन होता है ना, सेल का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसे हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। बहुत सही सर लिख दिया आपने, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद सेल की एक चर्चा करते हैं। देखिए सारे टर्म्स आप लोग लिख देना, यूनिट पूछा जाता है कई बार, किसने कॉन्सेप्ट दिया था, खोज नाम किसने दिया? तो ये रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था यहाँ पर। ठीक, कौन है क्या है सब लिखा हुआ आपके सामने। सेल की अगर बात करते हैं, सेल में एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं, सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमें बताया गया कि भैया 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 4 आंखें हैं, नहीं 2 आंखें 1 मुंह है। उसी तरीके से सेल भी होती है। जो कोशिका है ना उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बीच का न्यूक्लियस होता है, एक तो उसके बीच का न्यूक्लियस होता है, समझ रहे हो ना मुन्ना? एक तो उसके बीच का क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, उसके बाद क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, वो DNA या RNA के रूप में हो सकता है। DNA RNA आप जानते हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है मुन्ना? देखिए यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं बहुत प्यारा सा, ये देखिए मुन्ना। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, देखो ये न्यूक्लियस हो गया इनका, ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूक्लिक एसिड है इनके अंदर भरा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक,
यहाँ गया, कहाँ गया, साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ है मुन्ना, ये जो ये घूम रहा है सब, ये सब घूम रहा है, ऊपर वाले सेल में बनाया था मैंने, ये सब घूम रहा है, ये सब इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर हमने लिख दिया कवरिंग ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल, ये कवरिंग ऑफ सेल वॉल, तो कवरिंग ऑफ सेल वॉल क्या है, ये है कवरिंग ऑफ सेल, सॉरी कवरिंग ऑफ सेल क्या है, ये है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है सेल को, एक क्या है न्यूक्लियस जो बीच में है, दूसरा क्या है साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा हुआ है, इसमें और भी चीजें पाई जाती हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं। और बाहर की तरफ कवरिंग ऑफ सेल है, सेल की कवरिंग है। सेल की कवरिंग जो होती है ना, एक्चुअली में एक एक को देखते हैं तो वो दो प्रकार की हो सकती है। अगर कोई प्लांट पाया गया तो उसमें सेल वॉल होती है, अगर कोई प्लांट है तो उसमें सेल वॉल होती है, बट ये बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं बैक्टीरिया, ठीक, ये बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। और अगली बात करने जाओ, बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जहां हमने ये सेल देखी थी, ठीक। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक और ये दूसरी बात, ये साइटोप्लाज्म की बात करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस की बात हो गई हमारे पास, क्या है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के रूप में हो सकता है। साइटोप्लाज्म में भी हमारे पास दो बातें हो सकती है, जो साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है सेल के अंदर, उसमें क्या है, उसमें एक साइटोसोमल मैट्रिक्स है। साइटोसोमल मैट्रिक्स मतलब जो लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर ना, ये सेल के अंदर जो लिक्विड घूम रहा है इसे हम साइटोसोमल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, समझ गए। इसके अंदर कभी कभी लिक्विड ज्यादा भर जाता है ना जब, तो ये फ्लैसिड कंडीशन में हो जाती है, सॉरी टर्जिड कंडीशन में हो जाती है, फूल जाती है, और जब ये लिक्विड निकल जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक। तो ये साइटोसोमल मैट्रिक्स होता है। दूसरी जो इसमें बात होती है वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गन भी बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। इसको याद रखना आप लोग, यही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसी में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके पास क्या है, कोशिकांग है, ठीक। इस कोशिकांग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें दो चीजें फिर हो गई, सेल ऑर्गेनल जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो गए। बहुत सिस्टम से मैंने बना रखा है मुन्ना, नोट कर लेना। एक तो है क्या, मेम्ब्रेनस होते हैं सेल ऑर्गन, दूसरे कैसे हैं, सॉरी ये मेम्ब्रेनस एक सेल ऑर्गन है, दूसरे आपके क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दो प्रकार के आपके हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर है सेल ऑर्गेनल्स। जो मेम्ब्रेनस है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है या डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, और जो मेम्ब्रेनलेस है उसमें तो मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये राइबोसोम हो गया जो मेम्ब्रेनलेस है, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, ये मेम्ब्रेनलेस है, ये दोनों मेम्ब्रेनलेस है। राइबोसोम के पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है, सबसे छोटा सेल ऑर्गन है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम एक्चुअली में क्या होता है, पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में भाग लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है सेंट्रोसोम, एक क्या है, सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है। उसके बाद देखते हैं जो मेम्ब्रेन वाले होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, एक डबल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करती, अभी सबको बता रहा हूँ, दो लाइन में खत्म करते हैं, डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी को क्या होता है, एक्चुअली में गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, समझ गए ना। और प्लांट में जब यही पाया जाते हैं तो इन्हें हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम प्लांट के अंदर बोलते हैं डिक्टियोसोम। तो हम इसको लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, इसको प्लांट के अंदर एक्चुअली में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम, अगर ये प्लांट में पाए जाएंगे होगा, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा है, साइटोसोम, साइटोसोम पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, कोशिका श्वसन में भाग लेती है। तो श्वसन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं श्वसन,
अगला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर जैसे राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन था, वैसे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गन। लार्जेस्ट सेल ऑर्गन होता है हमारे पास। ये इतनी कहानियां कुछ हमारे पास है काहे की है? सेल की। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो मन करे वो आप लोग करो, ठीक है ना। ये हमारे पास बात सारी हो रही है किसकी? कोशिका की। तो इतनी बातें हैं। अब हम लोग एक एक को दो दो लाइन में खत्म करेंगे कि ईआर क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है, ठीक है ना मुन्ना? समझ में तो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। जितने भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी सब हम लोग एक एक लाइन में बात करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। तो जैसे हमारे पास पहला न्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कैसी यूकैरियोटिक सेल है, जो एक वेल डेवलप्ड सेल है, समझ रहे ना। तो उसके न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो क्या करता है? विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? केंद्रक। जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं? केंद्रक, ठीक है। प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लास्टिड क्या होता है? विच आर इन्वॉल्व द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। वैसे अगर देखा जाए तो इनका खुद का भी न्यूक्लियस होता है, अभी हम बात करने वाले हैं। तो प्लास्टिक का क्या रोल होता है? वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। और प्लास्टिक केवल प्लांट्स में पाया जाएगा, प्लास्टिक केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं ओनली इन प्लांट सेल, यहीं पे लिखे दे रहे हैं मतलब। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, यहाँ पर केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। केवल ये किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक। जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। और प्लास्टिक के भी दो पार्ट होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, अभी बात करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा इनको रफ करते हैं उसके बाद। तीसरा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, विच मेंटेन ऑफ लाइफ, जो लाइफ को मेंटेन करता है। और ये क्या होता है? रेस्पायरेशन में भाग लेता है, समझ गए ना, श्वसन में भाग लेता है। जहां पर क्या होता है? इसके अंदर क्या हो रहा होता है? अगर कोई एक एटीपी होता है, एक कोई एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब दो, फास्फेट मतलब इनऑर्गेनिक समूह है, इनऑर्गेनिक ग्रुप है। इसमें फिर दूसरा कोई एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाता है तो ये एटीपी बना देते हैं। ये देखना एटीपी बना देते हैं। ये एडीपी था, एडीपी, ये एडीपी था हमारे पास। इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ गया तो ये किस में बदल दिया? इसने एटीपी में चेंज कर दिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेन फंक्शन है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, ठीक। इसको याद रखना आप लोग। पावर हाउस बोला जाता है बॉडी का, ये पाया जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया में पूछता है तो ये बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसे मीजोसोम बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। यही चीज जब बैक्टीरिया के अंदर पाई जाएगी तो क्या बोली जाएगी? मीजोसोम। यहां पे हमने लिख दिया मीजोसोम, क्योंकि मीजोसोम जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर रेस्पायरेशन का कार्य करता है। तो ये एनालॉगी, मीजोसोम जो होता है वो एनालॉगी टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखेंगे सभी लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया को पढ़ना है। देखो अगला क्या आंसर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है कैसा? रफ। कैसा होता है? स्मूथ और रफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कॉमन सी बात कर रहे हैं, क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं आगे जाके के प्रोटीन। अगला कौन सा? राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है ना वो राइबोसोम होती है। जब हम एक देखते हैं क्या, एक हम लोग देखते हैं ये क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो इनका होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास जब आरएनए राइबोसोम के साथ आकर जुड़ता है, जब ये आरएनए जो होता है राइबोसोम पे आकर जुड़ता है तो ये प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते थे? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक। उसके बाद और ये हमारे पास, इसके पहले हमने देखा भी है कि ये हमारे पास सबसे छोटा सेल ऑर्गन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।
याद रखना। अगला कौन सा, लाइसोसोम। तो एंजाइम रिच होते हैं, लाइटिक इन नेचर होते हैं, एंजाइम रिच होते हैं और कैसे होते हैं, लाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ देना, विखंडित कर देना, लाइसिस कर देना किसी चीज की। तो एंजाइम इसके अंदर बने होते हैं, ये लाइसोसोमल वेसिकल्स होती हैं, ये देखिए ऐसी ऐसी होती हैं लाइसोसोमल वेसिकल्स, बड़ी बड़ी सी ऐसी ऐसी, ठीक। इनका क्या होता है, इनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, वो एंजाइम क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं से जा रहे थे, बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर घुस गए, अटैक कर दिया उन्होंने, अब उन्हें कौन मारेगा, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे मान लिया ये बैक्टीरिया है, ठीक, या वायरस है, ये वायरस है, फॉरेन एंटीजन है ये जा रहे थे मस्ती के साथ, ये आएंगे और इनके ऊपर सवार हो जाएंगे और इनके ऊपर अपने आप को उड़ेल देंगे, ऊपर से ऐसे ढक लेंगे और ब्लास्ट कर जाएंगे, खुद ब्लास्ट कर जाएंगे। जब खुद ब्लास्ट करेंगे तो उनके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स इनके ऊपर गिर जाएंगे और इन्हें नष्ट कर देंगे, इनको हाइड्रोलाइज कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे, इनका पाचन कर देंगे। और पाचन करने के बाद ये जो मटेरियल बचेगा ना, बचा हुआ जो मटेरियल है, जैसे मान लो इनको मार दिए, अब मटेरियल बचा हुआ इनका है, या हिंदी में बात करें इनकी डेड बॉडीज है, या हम बात करें इनका मर्डर तो कर दिया है, अब इनकी लाश को भी ठिकाने लगाना है। तो लाश को ठिकाने लगाने का मतलब इनका जो रेसिडुअल मटेरियल होता है, बचा हुआ मटेरियल होता है, वो WBC के अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है, वो उनकी सरफेस पे ले जा करके इकट्ठा करते हैं और वहां पर ब्लास्ट होता है और ये बाहर निकलते हैं, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, आत्मदाह की थैली भी, ठीक। तो ये कौन सा, लाइसोसोम। अगला कौन सा, गोल्जी बॉडी, विच आर सिक्रेटरी इन नेचर, सिक्रेटरी नेचर की होते हैं, सिक्रीशन जो बॉडी में होता रहता है या श्रावण होता रहता है कभी कभी बॉडी के बाहर, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी तो एनिमल सेल में बोले जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम। इस बात को याद रखना, ये प्लांट सेल में क्या बोले जाएंगे, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसमें बोले जाएंगे, प्लांट सेल में, प्लांट में इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। इस बात को आप लोग याद रखना। उसके बाद सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो वहां पर स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके स्पाइंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, वो हमारे पास कौन सा है, सेंट्रोसोम, ठीक है ना मुन्ना। उसके बाद हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी रिएक्शन हमारे पास है तो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हमारे पास कौन सा है, पेरोक्सिसोम है मुन्ना, ठीक है ना। एक बार सभी लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, लिख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब सेल में अगर हम लोग और आगे बात करते हैं तो बहुत सी प्यारी प्यारी सी और भी बातें हैं जो आप लोग देख लीजिए, अगर इस सेल में हम लोग और बातें करने वाले हैं, ठीक। सेल थ्योरी की अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सेल थ्योरी के बारे में जिन्होंने बताया था, सेल थ्योरी जो दी गई वो दो वैज्ञानिक थे, एक थे हमारे पास स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने ये थ्योरी, सेल थ्योरी कब दी, 1829 में। तो सेल थ्योरी अगर पूछा जाता है तो 1829 में स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है ना मुन्ना। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल जो सबसे छोटी सेल है नेचर की, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नेचर, नेचर की सबसे छोटी सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। अगर हम सबसे बड़ी सेल की बात करते हैं, समझ गए ना, लार्जेस्ट सेल, तो वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, एक अंडा जो है ना, एग, वो हमारे पास एक सेल है, तो हम लोग बोल देते हैं ऑस्ट्रिच एग। ये देखिए मैंने दो तरीके से लिख दिया है भैया, EGG मतलब अंडा, ठीक। ऑस्ट्रिच एग हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट सेल है। अगर मनुष्यों में बात करते हैं तो मनुष्यों की जो इस लार्ज सेल है वो कौन सी है और लॉन्ग कौन सी है। देखो लार्ज और लॉन्ग में दो में अंतर है। तो अगर एनिमल में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इन
ह्यूमन बात करते हैं, ह्यूमन। वैसे तो मनुष्य भी बहुत बड़ा जानवर है, आप लोग जानते ही हो, ठीक। तो लार्ज कौन सी सबसे, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है, फीमेल का ओवम, फीमेल का जो ओवम है वो सबसे लार्ज सेल है, फीमेल ओवम। और लॉन्ग कौन सी है, लॉन्गेस्ट, ठीक, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, वो आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल, ठीक। इतने क्वेश्चंस आप लोग और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेल क्या है, बेसिक सी है सारी चीजें हमारे पास, लेकिन जब नहीं पता होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडर एंड सोयन ने 1829 में। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नेचर की सबसे छोटी सेल है। लार्जेस्ट सेल कौन सी, ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो सबसे लार्ज कौन सी सेल होती है, सबसे कौन सी होती है, बड़ी, बड़ी समझ रहे हो, तो ये लार्ज होती है फीमेल ओवम, और लॉन्ग होती है लंबी, तो सबसे लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल। इतना हम लोग याद रखेंगे। अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं मुन्ना जी, सर मिटा दीजिए आप। गुरु जी ये बात हो गई कि आज आपने ये नहीं बोला क्या कि मिट गए मिटाने वाले, ठीक है ना मुन्ना, बहुत मजा आने वाला है। अब हमारे पास अगर प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर प्लास्टिड हमारे पास है, देखो प्लास्टिड किसमें होता है, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड होता किसमें है, ये प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें 3 चीजें होती है, 3 बातें होती हैं इसमें, ये देखो, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक होता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना मना। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट हो गया, और तीसरा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। देखो बहुत मजा आने वाला। अभी आप याद रखोगे प्लास्टिड है, प्लांट सेल है, एक क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, एक ल्यूकोप्लास्ट है, और एक हमारे पास कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट है। तो हमारे पास अगर देखेंगे हम लोग तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो रूट में पाया जाता है, वो प्लांट जो होता है उसके रूट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट को देखोगे तो ये स्टेम में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, किसमें, लीफ में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल A B C ये सब हो सकते हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और कैरोटीन भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B तथा कैरोटीन भी हो सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन सा हो सकता है, A B हो सकते हैं, या इसी में आपके दूसरा होता है कैरोटीन। ये 2 पिगमेंट होते हैं, ठीक। देखो आप लोग बहुत अच्छे से लिख लो, ये क्लोरोफिल है, ये कैरोटीन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अभी देखना, अब ये क्लोरोफिल जो है ना, ये देखो हम इसको फिर से नीचे लेकर आ रहे हैं, इसी में आपका ग्रेना और स्ट्रोमा होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा इसी के अंदर होता है, यहीं पर रिएक्शंस आपकी होती हैं, जिसे हम लोग पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहते हैं, 680 एंड 700, ठीक। उसकी बातें हम तो करने वाले हैं, जब लेक्चर में आपको देखेंगे, अभी बेसिक से हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक। मजा बहुत आने वाला है, बेसिक आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर से देख लिया, प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास कैस में पाया जाएगा, लीफ में पाया जाएगा। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा, रूट में होगा। कभी आपने देखा है रूट जो होती है ना वो व्हाइट कलर की होती है, किसी की रूट आप निकालो तो वो कैसी होती है, व्हाइट या ब्राउनिश कलर होती है। ब्राउनिश कलर या व्हाइट कलर जो है वो किसके कारण है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तनु में, और ये कलर्ड होता है, ये किसी भी कलर का हो सकता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये कैसा हो सकता है, रेड हो सकता है। आप रेड स्टेम के प्लांट देखते हो, ग्रीन हो सकता है, ग्रीन भी स्टेम आप देखते हो, येलो हो सकता है या ब्राउनिश हो सकता है, तो ये किसी भी कलर का हो सकता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जो
क्रोमोप्लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। ठीक है वरना ये हमारी बेसिक सी बातें हैं, और भी बहुत सारी बेसिक सी बातें हैं जो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो भैया तब के लिए, तब तक के लिए, तब के लिए, तब तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग नोट्स बना लीजिए, बायोलॉजी में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके।